इंतजार की उम्र पूरी होने के बाद इंसान खुद को प्यार करने लगता है। मोहल्लों में, गलियों में हमने लिसनर्स नहीं पैदा किए, हमने Right. ओरेटर्स बहुत सारे पैदा किए। Hello and welcome to Binge Buddies. In today's episode, we are going to have a candid conversation with the writer of Gullak Season 2. I'm very excited to speak with him, understand more about his process, what were his inspirations, etc. Welcome to Binge Buddies, Durgesh. It's really I'm very excited to speak with you. थैंक यू, थैंक यू। आई एम श्योर गुल्लक का सक्सेस आपका फोन तो बज ही रहा होगा कंटिन्यूअसली. इट इज. हाँ, मतलब सोशल सोशल मीडिया पे बहुत सारा टाइम चला जा रहा है आजकल। आई कैन इमेजिन. बट इतना मेहनत से इतना अच्छे से शो अगर बनाया गया है तो ये टाइम देना भी जरूरी है. आई फील बिकॉज बहुत लोगों को पसंद आ रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड. या लोगों को पसंद आ रहा है, रिस्पांस बहुत अच्छा है। एंड मतलब राइट फ्रॉम क्रिटिक्स टू कॉमन पीपल, मुझे लगता है कि हर कोई सबकी अलग, सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू है चीजों को लेके। एंड वो जो मैसेजेस आते हैं वो कभी कभी सीखने वाले भी होते हैं। अच्छा, ये चीज नहीं हुई, अच्छा इन्होंने ये चीज नोटिस कर ली। राइट. तो जैसे मुझे कल कल रात में मुझे एक मैसेज आया जिसमें किसी ने लिखा कि एक वॉइस ओवर है शो हाँ. के मतलब बीच में हाँ. कि इंतजार की उम्र पूरी होने के बाद इंसान खुद को प्यार करने लगता है। तो एंड एंड वो लाइन मैंने लिखी थी, तो मुझे ये नहीं पता था कि लोग इसको नोटिस करेंगे। मुझे लगा था वॉइस ओवर के बीच में निकल जाएगी वो लाइन, हाँ. पर एक रेडिफ के एक रिव्यूअर ने उसको नोटिस किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा इतनी माइन्यूट डिटेल्स लोग हाँ. नोटिस कर रहे हैं। आज एक रिव्यू आया है इंडिया टाइम्स में, हाँ. उसमें बैक टू बैक लाइंस के ऊपर बात है, मतलब वो एक के बाद एक सारी लाइंस के ऊपर बात है। राइट. तो राइट. मुझे वो लग रहा है कि यार ये बहुत ओवरवेलमिंग है सब, मतलब इस चीजों पे लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लोग बिल्कुल. अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड बिल्कुल. एंड पर्सनल मैसेजेस जो आ रहे हैं वो तो बहुत इमोशनल है, जैसे वॉइस नोट्स आ रहे हैं हाँ. लोगों के। जैसे एक कल मेरे दोस्त ने कुछ फॉरवर्ड किया, एक कोई महिला है, कोई लेडी है, वो हाँ. उनका रोते हुए वॉइस नोट था हम्म. कि एंड एंड इट वाज लाइक कि यार मैं तुम्हें तो नहीं जानती, पर मैं ये जान गई हूँ कि तुमने जो लिखा है, तुमने मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलने पे मजबूर कर दिया। मैं अपने घर जा रही हूँ उनसे मिलने, क्या बहुत बात. टाइम से मिली नहीं थी। तो क्या ये बात. सब चीजें इनकरेज भी करती हैं एंड आपकी राइटिंग को अश्योर भी करती हैं कि यार ह्यूमन इमोशंस या फैमिली के बारे में जब आप बात करेंगे तो आप एक लार्जर ऑडियंस के बारे में बात कर रहे हैं। राइट. एब्सोल्युटली तो राइट. वो एंड इंडिया में कितना भी लोग बोल रहे हैं कि फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली या फैमिली के कॉन्सेप्ट के ऊपर लोग क्वेश्चन कर लें, हाँ. पर मुझे नहीं लगता कि लोग अलग रह के भी अलग हुए हैं। वो जुड़े हुए हैं, वो अभी भी राइट. जुड़े हुए हैं सारे के सारे लोग। बिल्कुल. एंड गुल्लक की सक्सेस या गुल्लक का जो सीजन 2 का जो रिजल्ट आ रहा है, हाँ. वो उसी बात का प्रमाण है, उसी बात का प्रूफ है कि ये सारे लोग अभी भी जुड़े। कोई कोई अहमदाबाद में देख रहा है, कोई भोपाल में बैठा हुआ देख रहा है, राइट. कोई लखनऊ में बैठा हुआ देख रहा है, जी. कोई छत्तीसगढ़ में बैठा हुआ देख रहा है। तो उनके सारी फैमिली ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप पे वो चीजें चल रही है। अच्छा, तूने वो डायलॉग सुना क्या, अरे तूने वो देखा क्या? तो वो बहुत ओवरवेलमिंग है आई बिल्कुल. थिंक। एंड बिल्कुल. अभी तो डाइजेस्ट ही कर रहा हूँ इस चीज को। सबसे बड़ी और सबसे खासियत गुल्लक इस सीरीज की ये है कि उसका जो एक सिंप्लिसिटी है, उसका रिलेटेबिलिटी क्वोशंट जो है, जो आप देख के महसूस कर सकते हैं कि अरे ये मेरा परिवार है, ये सारी चीजें मेरे घर में हुई हैं, तो वो सबसे ज्यादा हाई है. सो क्या ये हमेशा से क्लियर इंटेंशन रहा है बनाते वक्त कि इसको इसको जितना हो सके सिंपल ही रखना है? हाँ, मतलब सिंप्लिसिटी सी एज अ मेकर ना, एज अ मेकर मुझे लगता है टीवीएफ के साथ काम करके उनका फर्म बिलीव है इस बात पे कि सिंप्लिसिटी को आगे ले जाना है। हाँ. एंड सिंप्लिसिटी वर्क्स। हाँ. मतलब मैं ये बोल रहा हूँ जब सिंप्लिसिटी वर्क्स, इसका मतलब ये नहीं है कि सिंप्लिसिटी या सिंपल चीजों को बनाना आसान है। हाँ. करेक्ट. वो करेक्ट. बहुत टफ है, राइट. वो बहुत ज्यादा टफ है। क्योंकि किसी इंटरव्यू में किसी ने बोला था कि आप बहुत एक 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 आपका कैरेक्टर है जो बंदूक लेके गलियों से भाग रहा है, कपड़े फटे हुए पहने हैं उसने, तो बहुत नेचुरल है कि लोगों का अटेंशन उसके ऊपर जाएगा। हाँ. लेकिन एक सिंपल बंदा नॉर्मल ट्राउजर और शर्ट पहन के, टक इन करके, चप्पल पहन के अगर जा रहा है, हाँ. तो लोग क्यों देखेंगे? करेक्ट. आपको उसके अंदर कन्विक्शन डालना पड़ेगा, आपको उसके अंदर रिलेटिबिलिटी डालनी पड़ेगी।
तो गुल्लक को रिलेटेबल सबसे टॉप प्रायोरिटी में कि ये कितना, आप जो कहानी कह रहे हैं, ये कितनी, किस्सा जो कह रहे हैं कितना रिलेटेबल है। राइट। जैसे आपने पहला एपिसोड देखा होगा तो बिजली का बिल जो है, हाँ, हम सबके घर में कभी न कभी बढ़े हुए बिजली के बिल आए होंगे। वो किस्से तो अद्भुत है, मैं बता नहीं सकता, इतनी बार हुआ है कि कंप्यूटर अब नहीं चलेगा अगले 10-15 दिन तो। हाँ, क्योंकि बिजली का बिल बढ़ा हुआ आएगा, वीडियो गेम नहीं खेलने देंगे, बिल्कुल, केबल निकाल दो टीवी से। जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम्स आ गए तो उस साल आपका केबल कटना घर में तय है। ये तो मतलब मेरे सारे दोस्तों के साथ हुआ है, केबल कटना ही कटना है, आपके कंप्यूटर बंद। केबल काट देते थे पेरेंट्स, केबल काट देते थे पढ़ाई करेंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि क्या बिजली का बिल हम जब डिस्कस कर रहे थे, श्रेयांश जो शो रनर हैं या जो पलाश जो डायरेक्टर हैं शो के, हम लोग जब डेवलपमेंट की प्रोसेस में थे, जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो बिजली का बिल के अराउंड अच्छा ये सब रिलेटेबिलिटी है क्या, इसमें सबको समझ में आएगा? तो ये हुआ कि हाँ सबको समझ में आएगा। चलो नाउ मूव टू नेक्स्ट एपिसोड। तो किट्टी, अब किट्टी को जो हमने सिनेमा में देखा है, जो हमने टीवी में देखा था किट्टी का कॉन्सेप्ट, वो मिडिल क्लास की किट्टी नहीं है, वो अपर मिडिल क्लास की किट्टी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल सही। वो हम पंजाब के या दिल्ली के जो स्ट्रॉन्ग हाउस होल्ड्स हैं, उनके घरों में जो किट्टी पार्टी, वो हमको नहीं बतानी थी। दैट वी वर क्लियर कि ये हमको नहीं बतानी है। हाँ, हमको लोअर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के बीच फंसी हुई एक फैमिली है, उनकी किट्टी कैसे होती है ये हमको बतानी है। इसलिए अगर आपने किट्टी वाला एपिसोड नोटिस किया, उसमें बहुत तामझाम नहीं है, बहुत सिंपल कस्टर्ड, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, चाय, पानी की बात हो रही है। एग्जैक्टली। पर उस पे हमको डिग लेना था कि एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री, जैसे किट्टी नाम आता है, हमारे चेहरे पे हंसी क्यों आ जाती है? हाँ, हमारे चेहरे पे एक मिस्चीवियस सा या एक सरकास्टिक लाफ्टर होता है या स्माइल होती है कि ये किट्टी है। तो मुझे वो ब्रेक करना था, वो कॉन्सेप्ट ब्रेक करना था कि किट्टी जो है हंसने की चीज नहीं है, किट्टी क्या है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, वो मैंने ट्राई किया पूरे एपिसोड में। उस थॉट प्रोसेस को ब्रेक करने का। जैसे हम बहुत सारे जोक्स को व्हाट्सएप फॉरवर्ड समझ के हम कर देते हैं, पर वो बहुत इररिस्पॉन्सिबल चीजें होती हैं, मुझे लगता है। हाँ, बिल्कुल। तो वो किट्टी के थ्रू हम ब्रेक करना चाह रहे थे। और आई ऑलवेज बिलीव कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो ह्यूमर क्रिएट होता है, उसकी लॉन्गर शेल्फ लाइफ होती है। बिल्कुल। और मैंने किट्टी में या बिजली का बिल में या बाकी रेस्ट ऑफ द 3 एपिसोड्स हर जगह वही ट्राई किया है कि सोशली कितना रिस्पॉन्सिबल हूं मैं। और आपको समझ में, आपको दिखता भी होगा मेरे ख्याल से किट्टी वाले एपिसोड में माँ का जब मोनोलॉग आता है, और एंड मिक्सी के ऊपर। अब किसी ने जैसे एक दिन कमेंट किया, किसी फेसबुक पोस्ट पे किसी ने कमेंट किया कि राइटर थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है, क्योंकि जिस घर में टीवी है, जिस घर में वॉशिंग मशीन है, वहां पे मिक्सी क्यों नहीं है। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये एकदम क्लियर करना चाहता हूँ कि मिक्सी इसलिए नहीं इस घर में क्योंकि मिक्सी मर्दों की जरूरत नहीं है। राइट, एब्सोल्युटली। मिक्सर एंड ग्राइंडर मर्दों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। वॉशिंग मशीन मर्दों की जरूरत थी क्योंकि कपड़े उनके भी धोए जाएंगे। राइट। स्कूटर मर्दों की जरूरत है क्योंकि उनको ट्रैवल करना है। जी, टीवी मर्दों की जरूरत है क्योंकि उनको टीवी देखना है। तो टुल्लू मर्दों की जरूरत है क्योंकि उनको नहाना भी है। तो जो चीज मर्दों के काम की नहीं है, वो घर में सबसे बाद में आएगी क्योंकि वो औरत के काम की है। तो हमारा थॉट वही था कि इस घर में सब कुछ है, पर मिक्सर ग्राइंडर जूसर क्यों नहीं है, क्योंकि माँ के यूज की चीज है, वो सबसे बाद में आएगी। तो उसी में तो हमने डिग दिया है। मैंने बहुत नोटिस किया है अक्रॉस द 5 एपिसोड्स थ्रू आउट दिस सीरीज कि आपने ऑलमोस्ट एवरी सिंगल एपिसोड में एक सटल वे में, एंड ऑफ कोर्स यू कोटेड इट विद ह्यूमर, और एक सोशल मैसेज दिया है इन एवरी सिंगल एपिसोड. How important it is? Like, is that something which you keep in mind while creating that itself, या something which gets add on later लिखते प्रोसेस में? नहीं, ये तो मेरे को शुरू से ही था। मतलब मैं हमेशा से सटायरिकल राइटिंग जो होती है ना, उसका बहुत बड़ा फैन होता हूँ। फैन रहा हूँ इनफैक्ट मैं। मुझे लगता है कि जैसे जाने भी तो यारो, लिखना या कहना बहुत टफ है, बजाय इसके कि मैं एक एंग्री यंग मैन की कहानी कह दूं। मुझे एंग्री यंग मैन की कहानी डायरेक्ट कहना डायलॉग बाजी के थ्रू, वो मुझे लगता है कि वो फिर भी मैं कह दूंगा। पर जाने भी तो यारों में, मतलब इसको एक कहावत है ना, भिगा के चप्पल मारना जो बोलते हैं। बिल्कुल सही। भिगा के चप्पल मारना, आपको उसमें टाइम लगता है। तो पर उसमें क्या होता है ना कि वो जैसे अब
ये जो बातें थी किट्टी के थ्रू, मैं कह रहा हूँ अगर उसमें ह्यूमर नहीं डालता ना तो प्रीची हो जाती सारी चीजें। राइट राइट। और वो प्रीचीनेस से बचाने के लिए मुझे ह्यूमर ढूंढना पड़ा, और ह्यूमर का जरिया भी वही होता है कि मैं बात भी कह जाऊं, आपको बुरा भी ना लगे, आपके पास बात हाँ, भी रह जाए। ये यही तो सबसे मुश्किल काम है कि वो, और जैसा आपने कहा कि भिगो के चप्पल मारना, उसमें एक तो वक्त लगता है, पर जब वो पड़ती है तो उसका इम्पैक्ट काफी देर तक रहता है हाँ मतलब पढ़ने उसकी वाले के छाप ऊपर। बहुत देर तक रहेगी। एग्जैक्टली exactly. और ये जो इसको जो कोट करना है ह्यूमर के थ्रू, जो सामने वाले को देना है, क्योंकि हम एज अ कंट्री, हमें ऑफेंस लेना बहुत आसानी से आता है। हाँ हाँ हाँ। बहुत आसानी से हम ऑफेंड हो जाते हैं, हर छोटी राइट लेफ्ट सेंटर एवरीवन इज गेटिंग ऑफेंडेड। बट इट्स इंपॉर्टेंट टू सी कि सामने वाला आखिर कहना क्या चाहता है। आप 2 मिनट दीजिए तो समझने के लिए कि आखिर उसको तो क्या था। ये ऑफेंड होने वाली बात से मुझे एक मैं जब सोचता हूँ कि हम इतनी जल्दी ऑफेंड क्यों होते हैं, हम एज अ हाँ, कंट्री एज अ सोसाइटी हम ऑफेंड इतनी जल्दी क्यों होते हैं, yeah, तो मुझे हमेशा से लगता है कि हम ना बहुत ग्रोइंग वाले फेज में है लाइफ के, एज अ कंट्री भी, मतलब हम, हाँ, हमारी ग्रोथ हो रही है डेवलप भी हो पहली रहे हैं चीज। हम अभी भी। हाँ दूसरी चीज कि हमने ना बहुत अच्छे लिसनर्स नहीं पैदा किए राइट एज अ राइट। सोसाइटी। हमने अपने घरों में, हमने अपनी फैमिलीज में, हमने अपने दोस्तों यारों के सर्किल में, हम्म, कॉलेजेस में, कैंपसेस में, चौराहों पे, सड़कों पे, मोहल्लों में, गलियों में हमने लिसनर्स नहीं पैदा किए, हमने राइट। ओरेटर्स बहुत सारे पैदा कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्या हर बात है। कोई हर कोई बोलना चाह रहा है, यस। हर कोई बोलना चाह रहा है। तो बिल्कुल। ये जो क्लैश है जिसमें हम ऑफेंड बहुत जल्दी होते हैं, हाँ ये इस वजह से होते हैं कि वी आर नॉट रेडी टू लिसन। अगर हम सुन खड़े होके सुने किसी को भाई, और आप अगर सुनेंगे ना, तब आप समझेंगे कि ये आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है। बिल्कुल। वो सुनने की प्रोसेस जितनी स्ट्रांग होगी ना, हम्म। ये ऑफेंड होने की प्रोसेस उतनी कम होती जाएगी। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली फील कि हम जितने अच्छे लिसनर होंगे उतना जल्दी हमारा एंगर, हमारा आउटबर्स्ट, हमारा गुस्सा, हमारा सब कुछ शांत होता जाएगा, हम उतने समझदार होते जाएंगे अगर हम अच्छे लिसनर होते जाएंगे। बिल्कुल सही। तो मैं चाहता हूँ कि लोग सुने। बहुत बहुत ही बड़ी बात कह दी है आपने, एक अगेन बहुत ही सिंपल तरीके में। बिकॉज दिस इज अ प्रॉब्लम वी ऑल हैव बीन फेसिंग, कि हमारे दोस्त यारों में भी होता है कि आप कभी हाँ कभी हाँ बोल देते हो कुछ और सामने वाला इतनी जल्दी उसको ऑफेंड हो जाता है उस चीज से कि रिश्तों में दरार पड़ने तक की नौबत आ जाती है। हाँ। तो बहुत मुश्किल होता है फिर कि समझाना अच्छा कि आपने एक चीज नोटिस करी, आप किसी को फोन करते हैं हाँ। तो वो 2 मिनट के अंदर 3 बार आपको बोलता है और बताओ, हाँ और बता, बिल्कुल और बोल, और कैसा है, और बता, और बता। बिल्कुल। अच्छा आप जब बताने लगते हैं तो वो एक लाइन सुन के फिर दूसरा सवाल पूछता है, और बोल, और बता। हाँ। राइट। आप समझ रहे हैं, हम इतने इम्पेशेंट हो चुके हैं कि हम ये बिल्कुल। नहीं कहते हैं कि फोन करते हैं भाई यार मेरा ना एक ऐसी कहानी हो गई, तो हाँ। और उधर सामने वाला सुने। ऐसी कॉल्स कितनी बची हमारी लाइफ में, बिल्कुल बहुत सही। कम है ना। बिल्कुल सही। आई थिंक ये जो आपके ऑब्जर्वेशंस है ना, ये इन्हीं चीजों से अब आपने प्रेरणा ली है और ये सारे चीजें आए। अब दिस इज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग। 5 एपिसोड फाइनल हुए टाइटल के साथ, सहपरिवार, किट्टी, बिजली का बिल, 2 मोर। तो कोई और ऐसा था जो बहुत क्लोज कॉल था लेकिन छोड़ दिया और वो टॉप 5 में नहीं सिलेक्ट हुआ? कोई सब्जेक्ट था तो एक? एक एपिसोड था, ऑफ कोर्स वो किट्टी के अराउंड ही था, पर किट्टी तब तक फाइनलाइज नहीं हुई थी। ओके। किट्टी की प्रोसेस में हम जाते जाते हमने पहले ये किया था कि हम डायबिटीज पे एक एपिसोड फोकस करेंगे। राइट। तो जो माँ को डायबिटीज होता है ना, हाँ। तो हमने ये फोकस किया था कि ये पापा को होगी डायबिटीज। ओके। तो पापा को डायबिटीज, तो हम डायबिटीज पे, हमारा पहले अर्लियर एपिसोड ये था सेकेंड वाला कि पिताजी को डायबिटीज होगी, और डायबिटीज पे इस कंट्री में क्या क्या लोग करते हैं शुगर भगाने के लिए। शुगर नहीं, बीमारी नहीं है वो, झाड़ फूक का वो है कि शुगर ठीक हो माध्यम जाएगी। है, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने उस पर डिग लेने के लिए कि पापा को अब एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वॉक करना पड़ेगा, पापा को करना पड़ेगा। हाँ और एक ऐसा आदमी जो कि बिंदास जीवन जीता है, कुछ लोड नहीं लेता, हाँ। अपनी स्पीड से स्कूटर चल रही है, अगर उसकी लाइफ में अचानक से एक्सरसाइज और वॉक्स और ये सब जॉगिंग वॉगिंग आ गई तो वो क्या करेगा। तो पापा पूरा पूरा शो जो था, पूरा एपिसोड जो था हाँ कि बाप कैसे बचेगा मेहनत करने से हाँ और एक दिन पकड़ा जाएगा। हाँ। तो बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग वो था कि वो सुबह सुबह जाते थे और 10 मिनट में आ जाते थे। तो मम्मी उनको बोली कि इतना कम एक्सरसाइज करने से डायबिटीज कम नहीं होगी। फिर वो जाने लगे, फिर वो लौटते नहीं थे, 2-2 3-3 घंटा लौटते नहीं थे। तो ओह। एक दिन माँ माँ को शक हुआ कि ये क्यों नहीं लौट रहा है दो तीन हाँ घंटा हाँ हाँ। तो माँ ने और बिट्टू की मम्मी ने रेड जब करी उनके पीछे, वो गए
तो पता लगा इस आदमी ने मोहल्ले में एक कमरे पे किराया ले रखा है, सुबह जाके सोता है वहां। अरे वाह क्या बात है वो वॉक करने निकलता है, वो जाके सोता है वहां पे। तो हाँ ये बहुत हिलेरियस था। हाँ पर somehow वो बात नहीं बनी। पर आई लिटरली फाइंड इट हिलेरियस कि भाई एक आदमी जिसको जॉग करने जाना उसका मन नहीं है, उसने अपने मोहल्ले में एक कमरा किराए पे ले लिया और जाके सोता है वहां सुबह। उनको नींद ज्यादा प्यारी है सीजन 1 की कहानी जो है वो जहां तक मैंने पढ़ा है वो निखिल विजय ने लिखी थी। आज से तकरीबन 4 साल पहले उसका पायलट एपिसोड लिखा गया था। तो कितना Right. मुश्किल था सीजन 2 को उसी लेवल पे कंटिन्यू रखना या उसके ऊपर एक नॉच ऊपर लेके जाना जो आपने सक्सेसफुली किया है। सो व्हाट वाज योर थिंकिंग व्हेन यू वर फाइनलाइज कि आप लिखेंगे इसे? बहुत चैलेंजिंग था। सीजन 1 में बहुत होप्स थी लोगों की। हाँ तो आई वाज बहुत नेचुरल प्रोसेस नहीं थी। बहुत इनिशियली ये था कि आप किसी एक ने नींव खड़ी कर दी ना, राइट बेस किसी का है, राइट पर घर आपको बनाना है। हाँ और बिल्कुल मैं बोलता हूँ चलो फर्स्ट फ्लोर किसी ने बना दिया, हाँ लेकिन सेकंड फ्लोर आपको खड़ा करना है। बिल्कुल तो और वो उतना ही खूबसूरत खड़ा होना चाहिए। हाँ इनफैक्ट उससे ज्यादा खूबसूरत होगा तो लोग और तारीफ करेंगे। पर उससे एग्जैक्टली खराब आपने किया तो लोग कहेंगे आपने घर खराब कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल तो वो कोशिश थी कि नहीं यार, सेकंड फ्लोर जो तैयार हो रहा है इसको और खूबसूरत करते हैं, ये घर पूरा खूबसूरत लगे। यस तो गुल्लक जो घर है उसको खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। घर तो खड़ा हो गया था, बिल्कुल उसको खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, और मेरे ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हाँ कि अगर बिगड़ा बेटा हाँ तो तुम समझ लेना। ओके और इफ यू वुड लाइक टू शेयर कितना वक्त लगा आपको ये पूरा लिखने में सीजन 2? 1 साल पूरा लग गया लिखने में। पूरा 1 साल लग गया? पूरा लग गया। और जो टीवीएफ की टीम थी, क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स की जो टीम थी, हाँ अभिजीत सिंह परमार, हाँ अभिषेक झा, हाँ और श्रेयांश तो शो रनर है ही हैं, हम्म, कैलाश, इन लोगों के साथ जैमिंग, लड़ाइयाँ, गुस्से, झगड़े, बहसें, हाँ जोक्स पे एग्री नहीं करना, जोक्स पे अलाइनमेंट होना, वो सब प्रोसेस होते होते 1 साल पूरा हो गया। और 1 साल के बाद पेपर पे स्क्रिप्ट रेडी हुई। तो इस बार का रन टाइम ज्यादा है, तो हमारे पास चैलेंज भी ज्यादा था। हमने मेहनत भी बहुत करी एज अ टीम, हमने बहुत मेहनत करी टीवीएफ के लोगों के साथ। हम्म, तो उसी का रिजल्ट है। आई थिंक लोगों को पसंद आ रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। आई थिंक बिल्कुल मुझे लगता है। बिल्कुल 100% मतलब। तो आपने चीज मेंशन की कि ऑफ कोर्स थोड़ी तू तू मैं तो होती ही है क्रिएटिव प्रोसेस में। आपके लिए ये जोक लैंड कर रहा हो ऑन पेपर बट शायद क्रिएटर्स के मन में ना हो ऐसा। तो जब आप ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं कि आपके आपके लिखे 4 जोक्स जो आपके हिसाब से सही बैठ रहे हैं इस सब्जेक्ट पर, इस एपिसोड के सब्जेक्ट पर, बट वो चारों के चारों रिजेक्ट हो जाते हैं, अप्रूव नहीं होते। सो हाउ डू यू, फर्स्टली क्या आपको बुरा लगता है? हाउ डू यू पिक योर सेल्फ अप कि नहीं अब मैं इससे बेटर लिखूंगा? ऑफकोर्स बुरा लगता है। एज अ राइटर आपको बुरा लगेगा। हाँ एज अ राइटर आपको बुरा लगेगा। सी, बहुत राइटर बहुत नॉर्मल इंसान है। बहुत राइटर के अंदर एक बच्चा मुझे लगता है हमेशा चलता रहता है कि यार, जो जैसे बच्चे को अटेंशन चाहिए ना, वैसे राइटर हाँ को अटेंशन चाहिए। हाँ हाँ उसको वो अपनी कविताएं क्यों सुनाना चाहता है, अपनी बिल्कुल शायरियां क्यों सुनाना चाहता है, अपनी कहानियां क्यों सुनाना चाहता है। करेक्ट इसीलिए उसको तारीफ ही मिलती, पैसा कम मिलता है, तारीफ ज्यादा मिलती है ना। सही तो बात अब खैर, अब थैंकफुली पैसे भी मिलने लगे थोड़े। पर अगर कोई लाइन रिजेक्ट होती है जो आपकी बहुत क्लोज है। हाँ अच्छा, एज अ राइटर ना, आपको आपको आपके अंदर ये जजमेंट भी होता है हाँ कि कई बार क्या होता है कि आपकी बायसनेस भी होती है। आपको लगता है नहीं अच्छी है, फिर आपको लगता है नहीं नहीं इतना मजा नहीं आया यार। तो एग्जैक्टली आपको दोनों चीजें पता होती हैं। हाँ 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 तो कई बार आपको बहुत पसंदीदा लाइन जो नहीं अप्रूव होती इंटरनली, तो आपको बुरा लगता है। आप घर जाते हैं, आप थोड़ा उदास होते हैं, फिर उससे निकलने में थोड़ा टाइम लगता है, वक्त लगता है। पर वो फिर कहीं और पार कर देते हैं आप उस चीज को कि चलो मैं देखता हूँ। आप अपने हाँ आप को, अपनी अपनी थॉट प्रोसेस को इकट्ठा करते हो, उस चीज को कहीं और पार कर देते हैं कि चलो आगे देखिए क्या करना है इसका, क्योंकि वो तो आपके बहुत क्लोज है ना। राइट राइट राइट। और जो एक छोटी सी चीज आपने कही कि एक राइटर विद इन हिमसेल्फ या हरसेल्फ खुद एक जजमेंट होता है कि ये लाइन उतनी अच्छी है या ये लाइन उतनी अच्छी नहीं है। और ऐसे कश्मकश में जब आप होते हैं, ऐसी दुविधा में, कैसे आप वो फाइनल कॉल लेते हैं कि आप दोनों प्रेजेंट करना प्रेफर करते हैं? और क्या ऐसा भी होता है कि जो आपको लग रहा था नहीं शायद ये मेरी फेवरेट नहीं है बट वो क्रिएटर्स को ज्यादा पसंद आ गई? तो होता क्या है, जैसे आपके ऑप्शंस जब होते हैं ना, हाँ तो ऑप्शंस में आप हमेशा डिलेमा में रहते हैं। करेक्ट
मेरे एक बहुत फेवरेट राइटर हैं हिंदी में, बहुत बड़े राइटर थे, निर्मल वर्मा जी। और उनका लिटरेचर मैंने बहुत पढ़ा है। वो बहुत सालों तक प्राग में, चेक रिपब्लिक, रशिया में कई सालों तक रहे। तो उनकी एक लाइन है हाँ कि लाइफ में, जीवन में हाँ। विकल्पों का होना सबसे बड़ा दुख है। वाह, तो जो ऑप्शंस होते हैं ना, वो आपको डिलेमा में भी डालते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। तो कई बार आपके पास अगर एक ही थॉट की 3 ऑप्शन है, राइट। तो आप जो आपको सबसे पसंद होता है वो आप उसको पार कर देते हैं नीचे। हम्म। आप क्रिएटर्स के हिसाब से दूसरी तीसरी लाइन सुनाते हैं कि अच्छा मुझे लगता है इनको पसंद आ जाएगी। आ, जब उस पे भी उनको पसंद नहीं आता, तो आप अपने सबसे करीब वाली लाइंस उठाते हो, बोलते अच्छा एक और था, सुनोगे क्या आप लोग? आ, तो वो सुनाते हो। तो हम्म। कई, आई थिंक दोनों साइड दोनों तरह से काम करता है। कई बार हो सकता है कि जो आपकी पसंद की लाइन हो वो, अरे हाँ क्या तुमने सही लिखा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? और आपने अगर उसको पहले ही बता दिया तो बोलेंगे नहीं नहीं यार, दिस इज नॉट वर्किंग यार, ये मजा नहीं आ रहा है इसमें। तो वो दोनों दोनों तरीके से होता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड योर प्रोसेस, आप इस चीज को किस तरह से डील करते हैं और कुछ नहीं। ग्रेट। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, आपने पढ़ाई भी लिटरेचर में की है, इज दैट राइट? या पढ़ाई भी लिटरेचर में की है। मैंने इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाई करी है, पर इंग्लिश के बाद मैंने हिंदी लिटरेचर, क्योंकि मैं हिंदी बेल्ट से हूँ, तो मैंने बहुत सारा हिंदी लिटरेचर पढ़ा हुआ है। तो वो सारी चीजें हैं। तो उस वजह से मुझे, मेरे अंदर एक बोध, एक ये भाव आता गया कि मुझे किन किन चीजों पे बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है। सिर्फ हा हा फनी बातें नहीं करनी है मुझे। राइट। आई एम वेरी मच अवेयर कि मुझे अप फ्रंट हा हा फनी जोक्स मार के नहीं निकलना लाइफ में। मैं हमेशा मीनिंगफुल ह्यूमर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि उनकी शेल्फ लाइफ रहती है। मुझे ऋषिकेश मुखर्जी, मुझे बासु चटर्जी, मुझे साई परांजपे, इनकी फिल्में मुझे इसलिए पसंद है कि वो लाइफ से निकल के आती थी, सीधे आपकी लाइफ में एंटर कर जाती थी। राइट। तो जो चीज लाइफ से निकल के आती है वो डायरेक्टली आपके आपकी लाइफ में एंटर कर जाएगी। बिल्कुल। जो चीज लाइफ से नहीं आएगी उसको बहुत टाइम लगेगा, वो राउंड राउंड घूम के हो सकता है आपकी लाइफ भी पहुंचे, तब तक उसकी लाइफ खत्म हो सकती है। पर जो अरे चीज सीधे आ रही है वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली एंटर करेगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैंने पढ़ा कि आपने आपकी पढ़ाई पूरी करने के बाद यू ऑल्सो वर्कड विद नीलेश मिश्रा जी at 92.7 Big FM. How was that experience like? Like, were you directly working with him or was he like? हाँ, आई वॉज डायरेक्टली वर्किंग विथ हिम। आई वॉज वर्किंग, एक्चुअली उनकी उनकी मंडली है जिसमें राइटर्स लिखते हैं बैठ के। जी जी। मैं उस मंडली का हिस्सा था और मैं उनके लिए कहानियां लिखता था। हाँ और वहां पे भी मैंने बहुत सारा, बहुत अलग कहानियां लिखने का ट्राई किया। मतलब जो लोग वहां पे थे उस समय, इवन नीलेश जी, हाँ। ये लोग जानते होंगे और इन लोग को पता था कि जो मैंने कहानियां लिखी हैं वो बड़ी अलग सी कहानियां थी। बिल्कुल। वो कहानियां वैसी नहीं थी कि जिसपे मतलब नॉर्मल रोमांटिक कहानियां नहीं थी। बिल्कुल। मैं नहीं बोला मैंने बहुत अलग लिख दिया, पर मैंने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ट्राई किया। और रेडियो ने, उस प्लेटफॉर्म ने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया कि आई कैन राइट। राइट। थैंक्स टू नीलेश जी। मैंने 2 साल लिखा उनके लिए और कॉन्फिडेंस आया कि एज अ राइटर कुछ किया जा सकता है। देन आई मूव टू एडवर्टाइजिंग। एक्चुअली एडवर्टाइजिंग ने एक बहुत अच्छी चीज मेरे साथ करी कि इंसाइट्स पे सोचना, ह्यूमन इंसाइट्स पे सोचना, कि एडवर्टाइजिंग वर्क्स ऑन इनसाइट्स। तो वहां से, अदरवाइज मैं प्लेन राइटर था। बिफोर एडवर्टाइजिंग आई वाज खाली राइटर, मतलब एक राइटर था जो लैपटॉप खोल के बैठ के लिखना शुरू कर दिया। आप बस, हाँ, राइट राइट राइट। एडवर्टाइजिंग ने मुझे ये सिखाया कि ह्यूमन इंसाइट्स पे काम कैसे होगा। समझा, क्या बात। जैसे हर घर कुछ कहता है, हाँ। ये थॉट है, ये ह्यूमन इंसाइट है कि भाई करेक्ट बात है ना, हर घर कुछ कहता है। बिल्कुल बिल्कुल। उस ह्यूमन इमोशन को पकड़ना बहुत जरूरी है। रिलेटेबिलिटी, जो रिलेटेबिलिटी फैक्टर जो आया ना, वो एडवर्टाइजिंग से है। जो आप पूछ रहे हैं ना कि रिलेटेबल चीजें, तो वो हाँ, डीप डिगिंग करना एडवर्टाइजिंग ने सिखाया कि अच्छा तुम फाइनली तुम एक कंज्यूमर है, तुम्हारा जिसको ये कहानी बताना चाह रहे हो वो कौन है। राइट। क्या ये जो तुम जोक मार रहे हो ये उसको समझ में आएगा? क्या तुम ये डायलॉग जो बता रहे हो, क्या ये सिनेरियो जो बना रहे हो तुम, उसको समझ में आएगा? तो वहां से वो चीज आई एडवर्टाइजिंग से। एंड देन उसके बाद गुल्लक का टाइटल ट्रैक लिखा। हाँ। वो लोगों को पसंद आया। देन टीवीएफ में गुल्लक लिखने का मौका मिला। पंचायत का भी टाइटल ट्रैक लिखा था, गाने लिखे थे मैंने पंचायत के। करेक्ट करेक्ट। तो वहां से भी जर्नी यहाँ तक आई है। मैं बस टीवीएफ पे ही आ रहा था कि आपका टीवीएफ फैमिली से इंट्रोडक्शन कैसे हुआ? वाज इट लाइक कि आप फ्रीलांसिंग के थ्रू या आप प्रॉपरली फुल टाइम उनके साथ जुड़ गए? हाउ वाज दैट इंट्रोडक्शन विद टीवीएफ?
टीवीएफ जो गुल्लक 1 डायरेक्ट किया था ना, जिसने अमृत राज गुप्ता, अमृत जी जी, अमृत इज गुड फ्रेंड एक्चुअली। ओके तो ओके, अमृत से टाइटल ट्रैक लिखने की बात मैंने कही मैं लिख दूं, तो उसने हाँ बोला आप लिखना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ। तो मैं एडवर्टाइजिंग में था, तो मैंने लिखा हाँ, एंड वो वर्क किया। बिल्कुल, तो वो बात टीवीएफ के लोगों को पता चली भाई कि गाना लिखा किसी ने, हाँ, टीवीएफ में एंट्री का जरिया वो बना। करेक्ट, एंड अभी अमृत के साथ मैं एक फिल्म लिख रहा हूँ, तो वो अमृत के साथ बॉन्डिंग होने से टीवीएफ में एंट्री थोड़ी इजी हो गई थी मेरे लिए, वो इट वाज नॉट दैट टफ। गॉट इट। सो आई थिंक फिर वहीं से, फिर बिकॉज आप अमृत और आप अच्छे दोस्त हैं, फिर ऑपरेशन, हाँ फिर ऑपरेशन एमबीबीएस भी उन्होंने डायरेक्ट किया है, और तो वहीं आपने भी लिखा है, एग्जैक्टली आपने वहां भी लिखा है, वो भी मैंने पढ़ा। ये शुरुआत कहाँ से हुई, ये फीलिंग कि आपको लिखना चाहिए, इसमें मजा आता है, इसमें कुछ अलग बात है, ये प्रोसेस कहाँ से शुरू हुआ? ये ना मेरे को आई थिंक व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन ना इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ओके तो अखबार पढ़ने का बहुत शौक था मुझे, ओके, क्योंकि वो एक वही चीज थी जो मुझे बोर नहीं करती थी। सिलेबस की किताबें बहुत बोर करती थी। तो अखबार मेरे लिए लिटरेचर था, लिविंग लिटरेचर, रोज का जिंदा लिटरेचर मेरे पास जो आ रहा है, वहीं से पढ़ना मेरी लाइफ में एंटर किया। तो पढ़ना एंटर किया तो एक इमेजिनेशन एंटर किया। आई थिंक पढ़ाई से इमेजिनेशन का सीधा कनेक्शन होता है, तो वो इमेजिनेशन एंटर हुई, और उसके बाद मेरे ख्याल से वो चीजें धीरे धीरे बढ़ती गई किताबों के थ्रू, और वो बढ़ते बढ़ते आज यहाँ जहां तक आया हूँ उन्हीं की वजह से आया हूँ, किताबों से, लिटरेचर से। आई थिंक मेरा जो प्रोसेस है बहुत ऑर्गेनिक है, मतलब मैं जब तक मुझे मजा नहीं आता किसी किरदार में, किसी कहानी में, मैं एक्साइटेड नहीं हो पाता हूँ कि उस पर कुछ लिखा जाए। एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि एक राइटर के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल बात क्या होती है राइटिंग प्रोसेस में? व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग अबाउट राइटिंग? यार अकेले बैठ के लिखना। अकेले बैठ के लिखना और रोज रोज लिखना। ओके, तो इससे कुछ नहीं है। is it the discipline which is the most difficult part? You need discipline. You need discipline. You need writing. Writing requires loneliness. बहुत सारा अकेलापन चाहिए आपको, और उसकी आदत आपको डालनी पड़ेगी, तभी आप बैठ के लिख पाएंगे। आपको कट ऑफ करना पड़ेगा, आपको भीड़ में कट ऑफ करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि भीड़ से तो आप नहीं बच सकते। 130 करोड़ की कंट्री है ये, राइट, आप यहाँ पे भीड़ से नहीं बच सकते। तो आपको भीड़ में कट ऑफ करना सीखना पड़ेगा। तो आपको अकेलेपन को हैंडल करने की आदत होनी चाहिए, अकेलेपन को एंजॉय करने की आदत होनी चाहिए, राइट, आपको मजा आना चाहिए लिखने में। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको मजा आना चाहिए लिखने में, तो ही तो फिर बात बनेगी। क्या बात है। ऐसा होता है कि बाल पकड़ लेते, सर पकड़ लेते, बस नहीं हो रहा है? हाँ हाँ, बहुत बार होता है। मेरे साथ तो बहुत बार होता है। लैपटॉप बंद कर दिया, नहीं मजा आ रहा है, चले गए छोड़ के, एक हफ्ता लिखा नहीं, डेडलाइंस नहीं मीट हो रही हैं, वो सब होता है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एक छोटा सा सेक्शन है क्विक रैपिड फायर जैसा, ठीक है? आपके 3 फेवरेट बुक्स? यार पहली तो रविन्द्रनाथ टैगोर की गोरा, हाँ, और दूसरी विनोद कुमार शुक्ल करके एक बहुत बड़े लेखक हैं, उनकी दीवार में एक खिड़की रहती थी। ओके। एंड तीसरी जो है मेरी बहुत पसंदीदा किताब है फ्रांज काफका की मेटामॉर्फोसिस। नाइस। 3 फेवरेट मूवीज, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी? रेनकोट, ऋतुपर्णा घोष। दूसरी जो मेरी बहुत पसंदीदा मूवी है, अगर मैं उसके बारे में बताऊं तो बहुत सारी है इनफैक्ट यार, मैं मतलब द सीक्रेट इन देयर आईज करके एक फिल्म है। तीसरी अगर मैं बोलूं हिंदी में, अगर गाइड भाई विजयानंद सर। कोई भी 3 सीरीज, इंग्लिश, हिंदी, अनदर लैंग्वेज, जो आपने देखी हो, आपकी पसंदीदा हो? यार ब्रेकिंग बैड, बेटर कॉल सॉल, एंड हाउस ऑफ कार्ड्स। सीजन 5 तक, 6 नहीं। नहीं, वो आई थिंक वो मेजोरिटी सब उसी पर एग्री करेंगे, सीजन 5 वहीं तक था, दैट्स इट। आपके सबसे 3 दोस्त पूरे टीवीएफ टीम में जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग सबसे सही है? यार श्रेयांश पांडे, अभिजीत परमार, पलाश वासवानी। ऑलराइट। और 3 डायरेक्टर्स यू वुड लाइक टू वर्क विद इन फ्यूचर? आई थिंक कश्यप, अनुराग कश्यप। आई वुड लाइक टू वर्क विद इम्तियाज अली ऑल्सो। रजत कपूर साहब के साथ काम करना चाहूंगा।
नाइस नाइस। क्या ऐसी 3 चीजें हैं आप चाहेंगे कि लोग आपके बारे में जाने जो उनको नहीं पता हो? कोई भी 3 चीजें। मैं बहुत जल्दी टेम्पर लूज कर देता हूँ, मुझे मतलब गुस्सा बहुत जल्दी आता है, जो कि मुझे खुद नापसंद है बहुत। और मेरा एक स्पेस होता है, जो स्पेस में मैं रहना चाहता हूँ वो मुझे चाहिए, अदरवाइज मैं इरिटेट रहता हूँ। राइट राइट। तीसरा, मुझे संतरे खाना बहुत पसंद है। कोई भी 3 चीजें जिसके बिना आप नहीं रह सकते। यार मैं अपने गांव के बिना नहीं रह सकता, ठीक है। मेरा Alright. गांव है, जो मेरा घर है, हाँ। अगर वो मुझसे छीन ले तो मैं शायद बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए रहना। ऑलराइट। आजादी, दूसरी मेरी आजादी जो है, फ्रीडम। और तीसरा मेरे जूते। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत मजा आया आपसे बात करके। एंड वी विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड वी वांट टू सी मोर ऑफ योर वर्क। थैंक यू सो मच फॉर लविंग गुल्लक गुल्लक टू एंड अप्रिशिएटिंग इट। एंड प्लीज अच्छा कंटेंट आप लोग देखते रहिए एंड अप्रिशिएट करते रहिए और लोगों से बातचीत करते रहिए, बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हैव अ लवली डे। थैंक यू। बाय। बाय। I really hope you enjoyed watching this conversation. If you did, do like and share this video with all your friends and family. Until next time, bye.